गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज के लेक्चर में हम लोग एलएलबी फर्स्ट ईयर विधि प्रथम वर्ष के पेपर फैमिली लॉ फर्स्ट हिंदू लॉ के सेक्शन 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अर्थात पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह विच्छेद। पिछले एक दो लेक्चर में मैंने आप लोगों को डाइवोर्स में वो ग्राउंड्स जो कि जिन पर हस्बैंड और वाइफ दोनों डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं, इसके साथ ही अतिरिक्त दो आधार जिन पर वे सेक्शन 10 और 9 की डिक्री कोर्ट द्वारा देने के एक वर्ष पश्चात दोनों अगर साथ नहीं रहे हैं तो उसके बाद एक वर्ष की टाइम पीरियड के बाद फिर दोनों विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में लगा सकते हैं। 13(2) इसके अलावा 13B 13(2) का ए पार्ट जिसमें 4 अतिरिक्त आधार जिनके आधार पे पत्नी विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में लगा सकती है। इस तरह से डाइवोर्स के सारे ग्राउंड्स पे आपसे साथ चर्चा की। आज हम लोग डाइवोर्स का लास्ट ग्राउंड डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अर्थात 13B पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह विच्छेद, इस टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, बाय म्यूचुअल कंसेंट अर्थात पारस्परिक सम्मति से। जैसे मान लीजिए किसी पक्षकार के पास जो हमने इससे पहले जो आधार पढ़े डाइवोर्स के, एडल्ट्री, क्रूअल्टी, डिजर्शन एंड डिजीजेज, वायरल डिजीज, एसटीडी डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लेप्रोसी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इसके अलावा 3 और अतिरिक्त ग्राउंड, डिनाउंस द वर्ल्ड, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ 7 ईयर्स से जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं हो, मृत्यु की धारणा, एविडेंस सेक्शन 108 में जिसे प्रिजम्पशन ऑफ डेथ कहा गया है, ये ग्राउंड्स पढ़े। इसके अलावा वाइफ के अतिरिक्त 4 आधार पढ़े थे। अगर मान लीजिए किसी हस्बैंड वाइफ के पास, किसी पक्षकार के पास इनमें से कोई भी आधार उपलब्ध नहीं है और फिर भी वो लोग साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उनके पास एक ये अतिरिक्त आधार है कि वो दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल कंसेंट से आपस की सहमति द्वारा विवाह विच्छेद कर सकते हैं, जिसे हम 13B हेडिंग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। Under this provision, subject to the provisions of this Act, a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce may be presented to the district court by both the parties to a marriage together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement of the Marriage Laws Amendment Act 1976, on the ground that they have been living separately for a period of 1 year or more, that they have not been able to live together, and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. On the motion of both the parties, made not earlier than 6 months after the date of the presentation of the petition referred to in subsection 1, and not later than 18 months after the said date. If the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall, on being satisfied after hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit, that a marriage has been solemnized and that the averments in the petition are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree। अर्थात सेक्शन 13B में म्यूचुअल कंसेंट द्वारा जहां विवाह विच्छेद के बारे में बताया गया है, उसके अंतर्गत जो ये एक्ट है आपका,
इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दोनों पक्षकार मिलकर के विवाह विच्छेद की डिक्री विवाह विघटन के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर कर सकते हैं। चाहे उनकी मैरिज 1976 का जो संशोधन अधिनियम था, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976, उसके पहले अनुष्ठापित हुआ हो या उसके पश्चात, वो इस आधार पे पेश कर सकते हैं विवाह विच्छेद की याचिका कि वे दोनों 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि से अलग अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके और इस बात के लिए परस्पर सहमत हैं कि विवाह विघटन कर देना चाहिए। अर्थात यहाँ पे आपने देखा कि वो पहले से ही अलग रह रहे हो जिस अवधि को 1 वर्ष बीत चुका होना चाहिए और वो साथ नहीं रह सकते और इस बात के लिए सहमत हो गए हों तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विवाह विच्छेद की याचिका लगा सकते हैं। एंड द सेकंड क्लॉज इज कि सब सेक्शन उपधारा 1 में निर्दिष्ट जो याचिका प्रस्तुत करेंगे उस याचिका प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 6 महीने के पश्चात और उस तिथि से 18 महीने के भीतर, अर्थात यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है कि जैसे ही याचिका पेश करते हैं प्रस्तुत की जाने की तारीख से 6 महीने के पश्चात, यानी कि 6 महीने तक तो इस पिटीशन पे कोई कार्रवाई नहीं है और फिर 6 मंथ्स के पश्चात और लेकिन बिफोर 18 मंथ्स अर्थात 18 महीने पूरे होने से पहले दोनों पक्षकारों द्वारा अगर इस अवधि के अंदर याचिका वापस नहीं ली गई तो न्यायालय क्या करेगा, कोर्ट जो है पक्षकारों को सुनने के पश्चात जांच करके या जैसे भी एविडेंस उसको लगे सब करके जब उसको लगे कि मैरिज अनुष्ठापित हुई थी और याचिका में जो उन्होंने कहा है कि वो साथ नहीं रह सकते, ये रीजन सही है यानी कि सही पाया गया कि वो दोनों उनका साथ रहना असंभव है, तो फिर वो ऐसी डिक्री पारित कर देगा जिससे कि विवाह विघटित हो जाएगा और जैसे ही डिक्री पारित करेगा उस दिनांक से विवाह विघटित माना जाएगा। अर्थात हमने यहाँ पे ये देखा कि जब पक्षकार एक दूसरे के साथ रहने में असमर्थ हैं तो वो एक लगातार 1 वर्ष तक अलग रहे, जैसे ही 1 वर्ष की अवधि या उससे अधिक का समय बीतता है तो वो अपने इस सेक्शन 13B के ग्राउंड के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में पेश कर देंगे और जिस दिनांक को, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को विवाह विच्छेद की याचिका इस डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई किया और जैसे ही 6 मंथ्स बीतेंगे याचिका पेश करने के पश्चात, यानी कि 1 जून 2020 जैसे ही बीतेगा उसके पश्चात वो न्यायालय में इसके लिए इस अवधि के भीतर और 18 महीने उसके बाद इस अवधि के बीच में अगर उनके पास ही टाइम पीरियड रहता है कि वो चाहें, उन्हें लगा हो कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और विवाह विघटन नहीं हो तो वो अपनी याचिका वापस ले सकते हैं और अगर वो नहीं लेंगे तो फिर न्यायालय दोनों पक्षकारों को सुन करके और तथ्यों की जांच कर करके जैसा उसको उचित समाधान लगेगा या जैसा उसको उचित लगेगा वो डिक्री पास कर देगा। लॉ बिफोर अमेंडमेंट इन 1976 ऑन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो ये है विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के अमेंडमेंट द्वारा पारस्परिक सहमति से म्यूचुअल कंसेंट को इसमें जोड़ा गया। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट वाज नॉट मेड ओरिजिनली इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, अर्थात 1955 का जो हिंदू विवाह अधिनियम था उसमें म्यूचुअल कंसेंट नाम का कोई कंसेप्ट डाइवोर्स का नहीं था कि पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत नहीं था। इसे बाद में 1976 के अमेंडमेंट के द्वारा इसमें 13B जोड़ करके जोड़ा गया। It was inserted by the Marriage Laws Amendment Act 1976. The provision is retrospective as well as prospective from the commencement of the Marriage Laws Amendment Act 1976. अर्थात इसको जोड़ा, लेकिन जैसा कि आप 13B के फर्स्ट क्लोज में देखा कि चाहे विवाह विच्छेद की डिक्री विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर याचिका पेश की जा सकेगी, चाहे
उनका मैरिज 1976 से बिफोर हुआ हो, पहले हुआ हो, चाहे बाद में अनुस्थापित हुआ हो। अर्थात ये इस 13B के जो प्रोविजंस हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव के साथ साथ प्रोस्पेक्टिव दोनों ही इफेक्ट रखते हैं। बस सिर्फ ये है कि यहाँ इस आधार पे याचिका पेश करने के लिए उनको ऐसा होना चाहिए कि वो लगातार 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि से अलग अलग रह रहे हों और साथ में रहने में असमर्थ हो, साथ नहीं रह पा रहे हों और दोनों परस्पर सहमत हैं कि उन्हें अलग रहना है। सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन तीनों होंगी तो वो विवाह विच्छेद की याचिका इस आधार पे 13B के आधार पे न्यायालय में पेश कर पाएंगे। इस चीज से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि 1976 से पूर्व उनका विवाह हुआ है या बाद में हुआ है। ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, अर्थात अब हम वे आधार पढ़ेंगे जिनके आधार पर पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद किया जा सकता है। 13B की फर्स्ट क्लोज को पढ़ते पढ़ते हमने मोटे तौर पे ये समझा कि 3 आधार म्यूचुअल कंसेंट के लिए आवश्यक है। द फर्स्ट इज द पार्टीज हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year और मोर बिफोर द फाइलिंग द पिटिशन, अर्थात पक्षकार जो हैं पति पत्नी दोनों जो हैं 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि से अलग रह रहे हों जब वो याचिका फाइल कर रहे हैं, उससे पूर्व से 1 वर्ष की अवधि से वो दोनों अलग रह रहे हैं। एंड द सेकंड इज द पार्टीज हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, अर्थात वे दोनों साथ साथ रहने में असमर्थ हो गए हों। एंड द लास्ट एंड थर्ड इज द पार्टीज हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट देयर मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड, अर्थात दोनों पक्षकार जो हैं आपस में इस आधार पे उन्होंने आपस में सहमति कर ली है या उन्होंने वो एग्रीड हो गए हैं, म्यूचुअली एग्रीड हो गए हैं, परस्पर सहमत हो गए हैं कि उनकी मैरिज विवाह विच्छेद या मैरिज जो है डिसॉल्व करना उचित रहेगा। द पार्टी, अब इसको हम केसेस के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे पहला ग्राउंड था द पार्टीज हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year और मोर बिफोर द फाइलिंग ऑफ द पिटिशन, अर्थात पति पत्नी 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि से याचिका दायर करने से पूर्व में ही अलग रह रहे हो। लिविंग सेपरेटली से क्या तात्पर्य है? अलग रह रहे हो, जैसे मान लीजिए कि 2 पक्षकार हस्बैंड वाइफ हैं, वो घर छोड़ के चले जाएं या फिर उसी घर में रहें, तो यहाँ पे देखिए डाइवोर्स तब होगा, यहाँ 2 मैरिज जो हैं उन पक्षकारों के विषय में बात हो रही है। तो यहाँ सेपरेटली उसे माना गया है कि जब दोनों एक दूसरे के साहचर्य से अपने आप को अलग करते हैं। लिविंग सेपरेटली मीन्स नॉट लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ, अर्थात दोनों पक्षकार जो हैं अलग रह रहे हैं। से तात्पर्य यहाँ पे है कि दोनों पृथक पृथक रह रहे हैं, स्थान से संबंधित नहीं है ये, वे दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं, चाहे वो एक स्थान पे रह रहे हो चाहे एक अलग अलग जगहों पे रह रहे हो, क्योंकि हो सकता है दोनों उसी घर में रह रहे हो बट फिर भी वो लिविंग सेपरेटली हो सकते हैं। क्योंकि अभित्यजन में भी मैंने समझाया था इस चीज को कि यहाँ पे अभित्यजन या पृथक रहना से तात्पर्य है कि दोनों पक्षकारों के बीच में कोई रिलेशनशिप ना हो, तो फिर न्यायालय इस आधार पे कि वो दोनों 1 वर्ष से अधिक की अवधि से अलग रह रहे तो वो न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका दायर कर सकते हैं। एक केस देखिए, सुरेष्ठा देवी वर्सेस ओम प्रकाश 1991 टू सुप्रीम कोर्ट केसेस 25। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि पक्षकार जो हैं वे चाहे अलग अलग स्थान पे रहे या एक ही स्थान पे, अगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे नहीं रह रहे हैं तो उन्हें पृथक पृथक माना जाएगा। कीर्ति भाई जी पटेल वर्सेस पी के पटेल 1993 टू गुजरात 111 और सेम चीज मेघना देवा वर्सेस सिद्धार्थ सूर्यनारायण 2006 टू दिल्ली। इस केस में भी यही कहा गया कि यहाँ पे पृथक सेपरेटली से तात्पर्य है कि पक्षकार हस्बैंड वाइफ जैसे नहीं रह रहे हो, अर्थात लिविंग सेपरेटली यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अगर वो दोनों पक्षकार जो है हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे, स्थान चाहे एक हो सकता है, तो ये माना जाएगा कि वे दोनों साथ साथ नहीं रह रहे हैं, अलग अलग निवास कर रहे हैं।
सेकंड टॉपिक, द पार्टीज हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, अर्थात अलग रह रहे हैं के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि वह साथ रहने में असमर्थ हो गए हों। शमिष्ठा देवी के केस में भी यही रहा, क्योंकि वो एक ही घर में रह रहे थे लेकिन साथ रहने में दोनों असमर्थ हो गए थे। जुड़ने की उनके बीच में कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। The disability in living together may be due to any external reason or due to some internal or subjective reason, अर्थात साथ रहने में असमर्थता जो है ये याचिका प्रेषित जो पक्षकार करते हैं उन पक्षकार की याचिका जो होती है वो किस आधार पे है, किसी का एक्सटर्नल रीजन है और सब किसी का कुछ आंतरिक मामले हैं या कुछ और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी है ये केस टू केस वर्गी करता है कि वो साथ रहने में असमर्थ किस प्रकार से हो गए हैं। सुरेष्ठा देवी वर्सेज ओम प्रकाश 1991 टू सुप्रीम कोर्ट केसेस में भी यही था। इन दोनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साथ रहने से तात्पर्य है कि विवाह पूर्ण रूप से, साथ रहने में असमर्थ होने से तात्पर्य है कि विवाह पूर्ण रूप से टूट चुका है और उसके जुड़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जब हनुमप्पा सी कापोल वर्सेस नील 1991 टू कर्नाटका में हाईकोर्ट ने यही कहा कि जब उनके बीच में जुड़ने की संभावना नजर नहीं आ रही है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि वे दोनों पक्षकार आपस में एक दूसरे के साथ रहने में असमर्थ हो गए हैं। The parties have mutually agreed that their marriage should be dissolved। थर्ड है आपका कि दोनों पक्षकारों ने यह आपस में सहमत हो गए हैं, स्वीकार कर लिया है कि विवाह विघटन कर देना आवश्यक है। म्यूचुअल कंसेंट नॉट टू बी ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस, अर्थात जब दोनों आपस में इस आधार पर सहमत हो गए हैं कि विवाह का विघटन कर देने में ही उचित रहेगा तो फिर विवाह विघटन की याचिका वो न्यायालय में पेश कर सकते हैं। लेकिन जो उनकी सहमति है, पारस्परिक सहमति, कोर्ट को इस आधार पर डाइवोर्स देने की डिग्री देने से पूर्व यह देख लेना आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार की जो कंसेंट ली गई है, सहमति ली गई है, वो बल, कपट या धोखे से या असमयक असर द्वारा नहीं ली गई हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोहनीस वर्सेज अनसुयम्मा 2002 1 HLR 58 केस में कहा गया कि अगर कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की कंसेंट जो है कपट, फ्रॉड, फोर्स या अनड्यू इन्फ्लुएंस से लेता है तो इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री पारित नहीं की जाएगी। इसलिए म्यूचुअल कंसेंट द्वारा डाइवोर्स की डिग्री देने से पहले न्यायालय को यह समाधान कर लेना आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों की कंसेंट जो है स्वतंत्र रूप से ली गई है, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट ही एक ऐसा डाइवोर्स है जिसमें विवाह विच्छेद की याचिका में कोई अन्य आधार देने की आवश्यक नहीं है। इसलिए कम से कम कंसेंट जो ली गई है वो तो फ्री कंसेंट हो। विड्रॉवल ऑफ कंसेंट, अब बात आती है कि मान लीजिए अगर पक्षकार विवाह विच्छेद नहीं चाहते, याचिका तो पेश कर दी उन्होंने, लगातार 1 वर्ष तक अलग रह रहे थे और जैसे ही उन्होंने याचिका पेश की तो सब क्लोज 2 में आपने देखा 13B के सब क्लोज 2 में कि 6 मास की अवधि बीत जाने के पश्चात और 18 मंथ से पूर्व है वो याचिका अगर चाहें तो वापस ले सकते हैं। तो उस याचिका पेश करने से 6 महीने का जो इंतजार था उस बीच में अगर उन दोनों को अगर लगे कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो वो म्यूचुअल कंसेंट के आधार पे अपनी याचिका जो उन्होंने डाइवोर्स की याचिका लगाई थी न्यायालय में उसे वापस ले सकते हैं। इसे और अधिक विस्तार से जो ये केस नीचे लिखे हैं इनमें न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया। जयश्री वर्सेस रमेश 1984 मुंबई, यहाँ पे हस्बैंड ने अपनी कंसेंट वापस लेते हुए कहा कि जब उसने कंसेंट दी थी या जब वो याचिका लगाई गई थी तो उसका मस्तिष्क जो है ठीक से काम नहीं कर रहा था और वह जब उसने पिटीशन याचिका लगाई तो वो नहीं समझ पाया कि वो क्या कर रहा है, तो लेकिन अब वो विवाह विच्छेद नहीं चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कंसेंट देने के पश्चात उसे वापस लेने दिया जाएगा तो फिर म्यूचुअल कंसेंट द्वारा विवाह विच्छेद के उपबंध की सार्थकता क्या रहेगी। अगर सहमति स्वेच्छा से दी गई है तो वह वापस नहीं ली जा सकती।
और सेम डिसीजन जो है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हरचरण कौर वर्सेस नच्छर सिंह AIR 1988 में भी दिया गया कि अगर कंसेंट सहमति अपनी स्वेच्छा से दी गई है, वॉलेंट्री दी गई है, तो फिर वो वापस कंसेंट नहीं ले सकते। बट संतोष वर्सेस वीरेंद्र 1986 राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दोनों पक्षकार 6 माह बीतने के पश्चात और 18 महीने पूर्ण होने से पहले अपनी कंसेंट वापस लेना चाहें तो कोई भी पक्षकार अपनी बिना कोई भी दूसरे की अनुमति के बिना अपनी कंसेंट वापस ले सकता है। यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट ने थोड़ा सा लिबरल व्यू दिखाते हुए कह दिया कि कंसेंट चाहे तो वो स्वेच्छा से दी गई हो, लेकिन 18 मंथ्स कंप्लीट होने से पूर्व वो चाहे तो अपनी कंसेंट वापस ले सकते हैं। रूपाली वर्सेस सुनील दत्ता 2006 1 HLR 503 आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा भी राजस्थान हाईकोर्ट के जैसे ही कहा गया कि वो चाहें तो अपनी कंसेंट वापस ले सकते हैं। इसी तरह आपने पीछे जो अभी सुरेष्टा वर्सेस ओम प्रकाश केस पढ़ा उसमें 1992 सुप्रीम कोर्ट 1904, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मत की पुष्टि कर दी कि अगर चाहें तो अपनी कंसेंट चाहे वो सम्मति उनकी स्वतंत्रता से दी गई हो, बस सम्मति जो है जो दी गई है वो उनकी कपट छल या असमर्थ आधार पे नहीं होनी चाहिए, फिर वो 18 मंथ्स कंप्लीट होने से पूर्व कभी भी वापस ले सकते हैं। अब विवाह विच्छेद की डिग्री वापस ले सकते हैं 6 महीने की अवधि और अधिकतम 18 महीने की अवधि को यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है, जैसा आपने पढ़ा इस आधार पे कि अगर चाहें तो वो वापस ले सकते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जिसमें ये देखा कि विड्रॉवल ऑफ कंसेंट और यहाँ पे इसके ग्राउंड्स की कंसेंट डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट किस आधार पे ली जा सकती है ये हमने पढ़े। एक केस श्री राम वर्सेस मनसू 1988 गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहा कि 13B का जो मैंडेटरी उपबंध है वो न्यायालय का डिस्क्रिप्टिव पावर है कि अगर वो चाहे तो 18 माह के पश्चात भी डिक्री पारित कर सकता है और 6 महीने के पूर्व भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। अगर कंडीशन ऐसी है कि दोनों पक्षकार एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, उनके बीच में कोई भी उम्मीद ही नहीं बची, 1% उम्मीद नहीं है कि दोनों साथ रह सकते हैं, तो फिर क्यों किसी पक्षकार को इंतजार करवाया जाए। अर्थात जब कई बार क्या होता है इनकॉम्पेबिलिटी ऑफ टेम्परामेंट हो या बेमेल विवाह जिसे हम लोग कह देते हैं, कई बार ऐसे हो आते हैं तो वो स्टार्टिंग से ही ऐसा हो आता है, तो फिर ऐसे इनको मतलब न्यायालय का और पक्षकारों का समय वेस्ट नहीं करते हुए समझौते द्वारा जो विवाह विच्छेद है वो किए जा सकते हैं फॉर्मेलिटी पूरी कर करके। ओके, थैंक यू। उम्मीद है आप लोग इनसे बहुत जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे। थैंक यू।